हेलो हेलो हेलो। व्हाट्सअप गाइज, कैसे हैं आप सब। मैं मोहित लुंकड़, आपका अपना दोस्त, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस नए यूट्यूब चैनल पे, जिसमें हम सीए फाउंडेशन का जो हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस लॉस, उसकी इन डेप्थ सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले तो आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जो प्यार आप सब ने बरसाया है, ये मेरा पहला ही वीडियो था, एक पूरा नया इनिशिएटिव था। हाँ, मेहनत जरूर बहुत लगी थी और मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें भी आप सबका इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स, इतना पॉजिटिव अप्रिशिएशन, सो थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। इट मीन्स अ लॉट टू मी गाइज, इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले वीडियोस में भी आप सब ऐसे ही अपना प्यार बरसाते रहेंगे। तो फिर से एक बड़ा वाला थैंक्स। कुछ लोगों ने तो मुझे बिना पता चले, जैसे जैसे उनसे पॉसिबल बना, उन्होंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स, इंस्टा स्टोरीज, व्हाट्सएप स्टोरीज, उसमें हमारी इस सीरीज को शेयर किया, हमारे वीडियो को शेयर किया, ताकि बाकी लोग भी इसका बेनिफिट उठा पाए, इस पूरी सीरीज का, इन डेप्थ सीरीज का एडवांटेज उठा पाए। तो उन सभी अनकंडीशनल सपोर्टर्स को मेरा स्पेशल थैंक्स। चलिए हम अपनी सीरीज में आगे बढ़ते हैं। एक बार सीरीज में आगे बढ़ने से पहले हम जो हमारा पहला लेक्चर था, लेक्चर 1 इंट्रोडक्शन टू बिजनेस लॉस, उसका एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। तो चलिए, कल की हमारी क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था, आपको याद है या नहीं? चलिए देख लेते हैं। तो हमारा जो पहला लेक्चर था, उसमें हमने सबसे पहले तो हमारा जो पूरा सिलेबस है बिजनेस लॉस का, उसका एक ओवरव्यू देखा था, एक ब्रॉड पिक्चर देखा था, बर्ड आई व्यू से हमने उस पूरे सिलेबस को, हमारे पूरे सब्जेक्ट को देखने की कोशिश की थी। और एक बहुत प्यारी प्यारी स्टोरी से, हमारी कॉफी वल्ला की स्टोरी से, याद आया कि नहीं? उससे हमने हमारे जितने सब्जेक्ट के कंटेंट हैं, हमारे जितने चैप्टर्स हैं, उनको एक बहुत बढ़िया तरीके से कनेक्ट करने की कोशिश की थी, जो आप सबको बहुत पसंद भी आया। सो थैंक यू। उसके बाद हमने जो लॉ का प्रेजेंटेशन होता है कि किस तरीके से प्रोविजंस को लिखा जाता है, सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज, कैसे वो डिवाइडेड रहते हैं, उनको किस तरीके से रीड करना होता है, वो भी हमने देखा था। उसके बाद हमारा जो पेपर पैटर्न रहने वाला है, 100 मार्क्स का जो पेपर पैटर्न रहने वाला है, उसका एक बेसिक डिस्कशन हमने किया था। इसके बाद हमने लॉ के कुछ बेसिक्स, जो कि हमारे पूरे सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिनको मैं लॉ की बारीकियां कहता हूं, उसको हमने देखने की कोशिश की थी कि लॉ का मतलब क्या होता है, लॉ और एक्ट में क्या कुछ डिफरेंस होता है या नहीं। और उसके बाद हमने एक एक्ट किस तरीके से पास होता है, बिल से वो एक्ट कैसे बनता है, उस पूरी जर्नी को, उस पूरी क्रोनोलॉजी को हमने देखने की कोशिश की थी। उसके बाद हमने हमारे देश के 3 मेन पिलर्स कौन कौन से, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, उनके बारे में हमने बेसिक चर्चा की थी। उसके बाद हमने लॉ के 2 टाइप्स, सिविल लॉज और क्रिमिनल लॉज, उनके बारे में एक डिस्कशन किया था। अगर आपने ये पहला वीडियो नहीं देखा है, तो मेरा रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप जाएं, सबसे पहले जो हमारा लेक्चर नंबर 1 था, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस लॉज, उसको आप देखें। उसके बाद इस वीडियो से सीरीज को कंटिन्यू करें। आप सबसे ना एक छोटी सी प्यारी प्यारी सी शिकायत है। क्या? आप सब वीडियोस देख तो रहे हैं और प्यार भी बहुत बरसा रहे हैं, लेकिन लेकिन आप लोग ना चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। देखिए, जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे ना, तब तक मुझे एब्सोल्यूट एश्योरेंस कैसे मिलेगा कि मैं कोई वैल्यू एडिशन कर पा रहा हूं? मोहित भैया, ये एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्या होता है? रुको बताता हूं। जब आप सीए इंटरमीडिएट में जाओगे ना, और जब वहां पे एक सब्जेक्ट है ऑडिट एंड एश्योरेंस, उसको जब आप खोलोगे, तब जब आपको वहां पे
एब्सोल्यूट एश्योरेंस के बारे में पता चलेगा, तब आप मुझे याद करोगे। तो देख रहे हो कितना चालाक हूं मैं। मैंने बातों ही बातों में भगवान जी से ये प्रार्थना कर ली, ये विश मांग लिया कि आप सब जो प्यारे प्यारे बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हो, भगवान जी जो भी प्यारे प्यारे बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हैं वो जल्दी जल्दी से सीए फाउंडेशन को निकले और सीए इंटर में पहुंच जाएं। सो आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आपके लिए तो एक सिंगल क्लिक होगा, लेकिन मेरे लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन रहेगी। आप सभी मेरी एनर्जी का, वो कहते हैं ना, बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, तो मैं कहता हूं यू आर द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए हम हमारे लेक्चर नंबर 2 पे चलते हैं। फाइनली आज का जो हमारा डिस्कशन रहने वाला है वो रहने वाला है चैप्टर नंबर 6 द कंपनीज एक्ट 2013 पे। भैया ये तो वही है ना? हाँ ये वही है। क्या याद आया? कुछ याद आया कि नहीं? नहीं तुमको याद नहीं आया होगा। नहीं भैया हमको याद आ गया। ये तो वही था जब हमने क्या किया था, अपने कॉफी वल्ला के बिजनेस को एक्सपांड करने की कोशिश की थी और हमने इसको एज अ कंपनी इनकॉर्पोरेट किया था। ये आपकी स्टोरी का चैप्टर नंबर 6 भी था और ये हमारे स्टडी मेट का चैप्टर नंबर 6 भी है। क्या? द कंपनीज एक्ट 2013। ये एक्ट बेसिकली किस चीज पे फोकस करता है? अगर मैं आपको एक ब्रीफ बताऊं तो समझ लो एकदम सिंपल सा एक्ट है। ये क्या करता है ना, ये कंपनीज के फॉर्मेशन से लेकर के कंपनीज के पूरी फंक्शनिंग को एडमिनिस्टर करता है। यही वो एक्ट है। कौन सा? द कंपनीज एक्ट 2013। एक बार मैं आपको पहले जो हमारे इंस्टीट्यूट ने वेटेज प्रिस्क्राइब किया हुआ है आपके सारे सब्जेक्ट्स का, उसमें से बिजनेस लॉस का जो वेटेज है उस पर आप सबको लेके चलता हूं। तो देखो आपका पूरा पेपर रहने वाला है 100 मार्क्स का। उसमें से यदि मैं देखूं कि कंपनीज एक्ट का वेटेज क्या है, तो इंस्टीट्यूट ने बोला 15 से 20% का आपका वेटेज रहने वाला है कंपनीज एक्ट का। तो यहां पे आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो कि 15 से 20 मार्क्स का ये आपका चैप्टर रहने वाला है। इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस का अंदाजा आप सिर्फ इस बात से लगा सकते हो कि इसका कुछ पोर्शन आपके सिलेबस में है, यानी कि सीए फाउंडेशन के सिलेबस में है, और इसका बहुत ज्यादा पोर्शन सीए इंटर के सिलेबस में आपको देखने को मिलेगा, और इसका बाकी का पोर्शन आपको सीए फाइनल में देखने को मिलेगा। हमारा एलआईसी कहता है जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, मैं कहता हूं कंपनीज एक्ट जो है ना वो आपका रहने वाला है सीए के साथ भी और सीए के बाद भी। यानी कि आपको आपकी पूरी सीए की जर्नी के दौरान तो ये चैप्टर रहेगा ही, ये एक्ट रहेगा ही। उसके बाद जब आप जल्दी जल्दी से चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे, तो जब आप प्रैक्टिस करने लग जाएंगे, तब आप जब कंपनी केसेस को डील करेंगे, तब भी ये एक्ट आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो आपने क्या करना है? आपने बहुत ध्यान से, बहुत बारीकी से एक एक चीज को समझना है और मेरे साथ बने रहना है। चलिए हम फाइनली, आप सब अपना स्टडी मेट निकाल लीजिए और आ जाइए मेरे साथ 6.1 पेज नंबर पे, चैप्टर नंबर 6 पे, द कंपनीज एक्ट 2013 पे। चलिए हम अपने डिस्कशन को शुरू करते हैं। भैया पहले ये बताओ ना कि चैप्टर पढ़ने के बाद हमको मिलने क्या वाला है, हमको क्या मिलेगा? आओ बताता हूं। तो इस पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद जो आपको आउटकम मिलने वाला है वो मिलने वाला है ये कि जैसे बाकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वैसे ही कंपनी फॉर्म का एक अपना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कई टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया, पार्टनरशिप हो गया, वैसे ही एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है कंपनी। तो आपको कंपनी की मीनिंग, कंपनी क्या होती है, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, उसके बारे में जानने को मिलेगा। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कॉर्पोरेट वेल्थ थियरी के बारे में,
उसके बाद हम कंपनीज के क्लासेस होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे, और कंपनीज के रजिस्ट्रेशन के बारे में हम अपना डिस्कशन करेंगे कि कंपनी को कैसे रजिस्टर किया जाता है। उसके बाद मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जिसको हम प्यार से बोलेंगे MOA और AOA, इस पे हम अपना डिस्कशन करेंगे। तो ये आपका लर्निंग आउटकम रहने वाला है इस पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद। चलिए अब मेरे साथ आप आ जाइए आगे। यहां पे इंस्टीट्यूट ने बहुत प्यारे तरीके से एक चार्ट फॉर्म में आपको पूरे चैप्टर का एक बर्ड आई व्यू दिया हुआ है कि चैप्टर में क्या क्या चीजें रहने वाली है। तो आपको फीचर्स के बारे में जानने को मिलेगा, आपको कॉर्पोरेट वेल्थ थ्योरी के बारे में जानने को मिलेगा, आपको कंपनीज के इनकॉर्पोरेशन के बारे में जानने को मिलेगा, ठीक है, आपको शेयर कैपिटल के बारे में जानने को मिलेगा, शेयर्स के बारे में जानने को मिलेगा, शेयर्स के टाइप्स होते हैं कुछ इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, उनके बारे में आपको जानने मिलेगा, उसका फर्दर क्लासिफिकेशन भी देखने को मिलेगा, और MOA और AOA के बारे में भी फाइनली जानने को मिलेगा। चलिए हम श्री गणेश करते हैं अपने चैप्टर का, और आ जाइए मेरे साथ कंपनीज एक्ट के इंट्रोडक्शन पेज पे। चलिए मेरे साथ साथ आप बिल्कुल बने रहिएगा, और जैसा मैंने बोला था आपको कि अलग अलग कलर की पेन आप उठा के रखिएगा और डिफरेंट कलर के हाइलाइटर्स उठा के रखिएगा, तो आई होप कि वो सब आपके पास रेडी होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? यहां लिखा हुआ है कंपनीज एक्ट 2013 was enacted to consolidate and amend the laws relating to the companies। अब इसको अमेंड किया गया, तो किस पे अमेंड किया गया? इसको अमेंड किया गया, द कंपनीज एक्ट 2013 was preceded by the कंपनीज एक्ट 1956। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि पिछला जो एक्ट था वो था कंपनीज एक्ट 1956, उसी को ही अमेंड करके, उसी को ही कंसोलिडेट करके लाया गया द कंपनीज एक्ट 2013। अब क्यों अमेंड किया गया वो हमको आगे जानने को मिलेगा, और क्यों कंपनीज एक्ट 2013 को लाया गया वो भी हमको आगे जानने को मिलेगा। ड्यू टू, यहां से पढ़ो, ड्यू टू चेंजेस इन द नेशनल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक एनवायरमेंट एंड टू फैसिलिटेट एक्सपांशन एंड ग्रोथ ऑफ आवर इकोनॉमी। चूंकि हमारे नेशनल एनवायरमेंट में और इंटरनेशनल एनवायरमेंट में, कौन से एनवायरमेंट में? इकोनॉमिक एनवायरमेंट में जो भी चेंजेस हो रहे थे, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन आ रहा था, ठीक है, उसके चलते पॉलिसीज में और बाकी के कंडीशन में जो चेंजेस हो रहे थे उसको देखते हुए, और क्यों? ताकि हमारी इकोनॉमी का ग्रोथ हो सके, उसको चलते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हमको क्या करना है भाई, हमको ना जो पुराना कंपनीज एक्ट है 1956 वाला, उसको रिप्लेस करके एक नया लेजिस्लेशन लाना है। कौन सा? कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। इसमें टोटल आपको 470 सेक्शंस देखने को मिलेंगे, 7 शेड्यूल्स देखने को मिलेंगे, और जो पूरा एक्ट है ना वो डिवाइडेड है 29 चैप्टर्स में। जैसे आपका पूरा जो सिलेबस है बिजनेस लॉस का वो डिवाइडेड है 7 चैप्टर्स में, तो वैसे ही जो कंपनीज एक्ट है वो डिवाइडेड है 29 चैप्टर्स में। भैया ये कहां देखने को मिलेगा? तो चलो मैं तुमको लिए चलता हूं कहीं पर। अच्छा, सबसे पहले तो अपने दिमाग के पुर्जे घुमाओ और जरा सोचो कि कंपनीज को गवर्नमेंट की कौन सी मिनिस्ट्री एडमिनिस्टर करती होगी, गवर्न करती होगी, कौन सी मिनिस्टर उसकी ऑफिस होल्डर होंगी? भैया कोई हिंट दो ना। चलो मैं तुमको हिंट दे देता हूं, गर्मा गर्म मीठा मीठा हलवा, जलेबी नहीं हलवा, ठीक है, समझ गए होंगे। तुम समझे? नहीं तुम नहीं समझे। चलिए मैं तुमको लिए चलता हूं। तो अपन आ जाते हैं MCA की वेबसाइट पे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पे। यहां देखो मोदी जी तुमको देखने को मिलेंगे, ठीक है।
और यहां मिल गई हमारी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। वो अभी करंट कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर हैं। ठीक है, अब तुम यहां पे आ जाओ एक्ट्स एंड रूल्स पे। तो तुमको कंपनीज एक्ट का यदि बेयर फॉर्मेट देखना है ना, तो वो तुमको इसकी एमसीए की वेबसाइट पे यहां पे देखने को मिल जाएगा। तो जी आ जाओ मेरे साथ, मैं तुमको लिए चलता हूं कंपनीज एक्ट 2013 का बेयर एक्ट कैसा दिखता है। तो देखो, मैं यहां पे कर लेता हूं इसको ओपन। यहां पे जैसे ये एक्ट ओपन होता है, यहां पे आपको दिख रहे हैं चैप्टर चैप्टर चैप्टर, मतलब यहां पे लेफ्ट हैंड साइड पे आपको सारे चैप्टर्स इसमें दिख रहे हैं। एक बार अपने नोट्स पे वापस आओ और रिकॉल करो कि टोटल अपने कंपनीज एक्ट में कितने सेक्शन थे। 470 सेक्शंस थे, 7 स्केड्यूल्स थे और 29 चैप्टर्स थे। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहां पे अगर मैं नीचे आते जाऊं तो यहां पे आपको आपका दिख रहा है 29th चैप्टर मिसलेनियस। उसके नीचे सारे स्केड्यूल्स दिए गए हैं और यहां पे आपको आपका 7th स्केड्यूल दिख जाएगा। साथ ही साथ यहां पे कंपनीज एक्ट 1956 भी आपको दिख रहा है, जिसको जिसको ही तो रिप्लेस करके अमेंड करके लाया गया कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, अब यहां पे जैसे मैं चैप्टर्स को ओपन करता हूं तो यहां पे मेरे को मिल रहे हैं कुछ कुछ नंबर्स, नंबर 1 2। ठीक है, ऐसे ही मैं अगर लास्ट वाला जो हमारा चैप्टर है मिसलेनियस, इसको ओपन करता हूं तो यहां पे मिल रहा है मेरे को सारे नंबर्स, और ये खत्म हो रहे हैं 470 पे। तो ये है ना, ये नंबर्स नहीं है, ये है तुम्हारे सेक्शंस, कंपनीज एक्ट के पूरे सेक्शंस। कितने सेक्शंस थे? 470 सेक्शंस थे। ठीक है, तो ये है तुम्हारा 470 सेक्शन। तो ऐसे ही तुम्हारा जो पूरा कंपनीज एक्ट है वो पहले तो बांटा गया है चैप्टर्स में, और चैप्टर्स के अंदर ही तुमको सारे सेक्शंस देखने को मिल जाएंगे। अब जैसे मैं चैप्टर नंबर 1 पे आता हूं, यहां पे जो चैप्टर नंबर 1 है उसका पहला सेक्शन, ठीक है, उसका पहला सेक्शन आपको क्या किस बारे में बताता है? वो बताता है शॉर्ट टाइटल के बारे में, एक्सटेंट के बारे में। शॉर्ट टाइटल में आपको बेसिकली एक्ट के नामकरण के बारे में पता चलेगा कि एक्ट को क्या बोला जाएगा। ठीक है, बेसिकली उसका टाइटल बताएगा आपको। एक्सटेंट आपको यह बताएगा कि ये एक्ट कहां कहां पे लगेगा, कहां कहां पे लागू होगा। ठीक है, और कमेंसमेंट आपको बताएगा कि ये एक्ट कब से लागू होगा, कब से शुरू होगा, और उसके बाद एप्लीकेशन के बारे में बात की जाएगी। उसके बाद जो आपका सेक्शन नंबर 2 है वो डेफिनेशंस के बारे में बात करता है। तो कंपनीज एक्ट में जो भी वर्ड्स लिखे गए हैं उनके बारे में ये डिफाइन करता है। कौन सा? सेक्शन नंबर 2 डेफिनेशंस का, ताकि कोई एम्बिग्यूटी ना रहे, कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो चलिए अपन आ जाते हैं पहले सेक्शन पे। यहां पे देखो क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं, इसको अपन थोड़ा सा कर लेते हैं ये। तो देखो यहां पे क्या लिखा गया है। यहां पे लिखा गया है पहले तो शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट और एप्लीकेशन। देखो यहां क्या लिखा गया है, यहां पे लिखा गया है दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द कंपनीज एक्ट 2013। तो देखो इसका नामकरण हो गया यहां पे। ठीक है, उसके बाद लिखा गया है इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। ये पूरे भारत पे लगेगा। सो थैंक्स टू आवर ऑनरेबल मिनिस्टर मिस्टर अमित शाह। जय हिंद। ठीक है, तो ये सब बातें ऐसे लिखी गई हैं। ठीक है, अब जरा मेरे साथ आप आ जाओ सेकेंड सेक्शन पे, सेक्शन 2 पे। तो यहां पे आपको सारे डेफिनेशंस देखने को मिल जाएंगे, जो भी सेक्शन 2 में लिखे गए हैं वो सारे डेफिनेशंस आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये तो जैसे ही मैं इसमें आता हूं, यहां पे आपका
नंबर 20 पे। तो यहां पे लिखा हुआ है, कंपनी की डेफिनेशन यहां पे दी गई है कि कंपनी का मतलब क्या है। तो यहां पे लिखा गया कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। ठीक है, तो ऐसे करके सारे डेफिनेशन। हाँ हाँ हाँ, यहां पे तुम्हारे वाला भी एक डेफिनेशन है। ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी यहां पे डिफाइन किया गया है। तो चलो पहले अपन चलते हैं अपने नोट्स पे और कुछ कुछ बातें करते हैं। कहां है हमारा नोट्स, ये रहा। तो आ जाओ हमारे नोट्स पे। तो देखो, अपने इंडिया में ना किसी भी लीगल एक्ट का क्या फॉर्मेट होता है, एक स्ट्रक्चर्ड पैटर्न होता है। उस पैटर्न को अपन देखते हैं। जैसे कि हमने कंपनीज एक्ट 2013 को देखा ना, वैसे ही सारे जो लीगल एक्ट्स हैं इंडिया में वो एक स्ट्रक्चर्ड पैटर्न फॉलो करते हैं, उनको भी हम देखते हैं। तो यहां पे कैसा स्ट्रक्चर रहता है, पहला आपको टाइटल और प्रीएम्बल के बारे में बताएगा। शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट के बारे में बात करते हैं। डेफिनेशंस के बारे में बात होती है। प्रोविजंस और सेक्शंस लिखे होते हैं उसमें। ठीक है, रूल्स और रेगुलेशंस लिखे होते हैं। पेनाल्टीज और ऑफेंसेस लिखे होते हैं। ठीक है, और मिसलेनियस बातें लिखी होती हैं, स्केड्यूल्स लिखे होते हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर्ड पैटर्न चलता है। तो अगर मैं बात करूं कि टाइटल, टाइटल क्या होता है, द टाइटल ऑफ द एक्ट along with a brief introduction of its purpose, कि एक्ट का पर्पस क्या है, often starting with an act to, ये इस तरीके से पर्पस बताता है कि एक्ट को लाने का पर्पस क्या था। इट में ऑल्सो इंक्लूड अ प्रियम्बल स्टेटिंग द रीजन फॉर एनेक्टिंग द लेजिस्लेशन। ठीक है, उसके शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट जो हमने देखा, तो वो क्या करता है, दिस सेक्शन प्रोवाइड्स द नेम बाय विच द एक्ट इज साइटेड, उसका नामकरण। ठीक है, स्पेसिफाइज टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, कहां कहां पे ये लगेगा, इसकी टेरिटरी क्या रहेगी। ठीक है, एंड द डेट व्हेन इट कम्स इनटू फोर्स, इसका कमेंसमेंट। ठीक है, उसके बाद सारे डेफिनेशंस, जैसा कि मैंने तुमको बताया कि सेक्शन, ये जो डेफिनेशंस वाला जो तुम्हारा सेक्शन है, वो सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिफाइन करता है जो भी एक्ट में यूज किए गए हैं, ताकि 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 कोई भी एम्बिग्यूटी यदि हो, कोई भी कंफ्यूजन यदि हो, तो उसको अवॉइड किया जाए और इंश्योर किया जाए क्लैरिटी इन इंटरप्रिटेशन, ताकि एक्ट का जब कभी भी इंटरप्रिटेशन हो तो एक क्लैरिटी बनी रहे। उसके बाद सारे प्रोविजंस लिखे होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं, पेनाल्टीज और ऑफेंसेस लिखी हुई होती हैं, ताकि अगर एक्ट का नॉन कंप्लायंस होता है या वायलेशन होता है तो उस केस में क्या पनिशमेंट होगा, उसकी भी डिटेल्स लिखी होती हैं। और साथ साथ स्केड्यूल्स भी लिखे होते हैं, एनेक्स किए गए होते हैं एक्ट्स में। स्केड्यूल्स क्या करते हैं, स्केड्यूल्स प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन और लिस्ट दैट आर नेसेसरी फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट। तो ये मैंने सोचा कि तुमको पता होना चाहिए, क्योंकि तुम लॉ के प्यारे प्यारे बच्चे हो, तो तुमको पता होना चाहिए कि इंडिया में कोई भी लीगल एक्ट होता है तो उसका एक क्या स्ट्रक्चर होता है। तो ऐसा ही बढ़िया सा स्ट्रक्चर हमारा था कंपनीज एक्ट 2013 का। अब अपने नोट्स पे अपन वापस से आते हैं। ठीक है, यही तो था, हाँ यही तो था। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है a substantial part of this act is in the form of companies rules। ठीक है, कंपनीज रूल्स भी लिखे गए। रूल्स क्या करते हैं ना, रूल्स एक्ट को एक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, द कंपनीज एक्ट 2013, अब कंपनीज एक्ट क्या करता है, इट एम्स टू इंप्रूव कॉर्पोरेट गवर्नेंस, लेजिस्लेट्स द रोल ऑफ विसल, मैं बहुत आगे बढ़ गया। ये इंप्रूव करता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस को, मतलब कंपनीज के गवर्नेंस को इंप्रूव करता है, और सिंप्लीफाई करता है लेजिस्लेशंस को, स्ट्रेंथन करता है इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स। अब ये माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स क्या है भैया, तो आ जाओ मैं तुमको बताता हूं एक बढ़िया से एग्जांपल से माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या होता है। ठीक है, चलो तो सपोज करो ये है ए लिमिटेड, ये है बी लिमिटेड। तो कहानी कुछ यूं है कि बी लिमिटेड में मेजॉरिटी स्टेक्स हैं ए लिमिटेड के पास।
यानी कि बी लिमिटेड जो है वो ए लिमिटेड की सब्सिडरी है। सब्सिडरी क्या होती है इसके बारे में डिटेल में हम आगे बात करेंगे, लेकिन आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। चूंकि ए लिमिटेड के पास मेजॉरिटी स्टेक्स है बी लिमिटेड के, तो बी लिमिटेड जो है वो सब्सिडरी है ए लिमिटेड की। ए लिमिटेड को छोड़ करके बाकी लोगों ने भी इसमें पैसे लगाए होंगे, ठीक है, बाकी लोगों ने, इंडिविजुअल्स ने या ऑर्गेनाइजेशंस ने पैसे लगाए होंगे। तो ए लिमिटेड को छोड़ करके यानी कि बी लिमिटेड की पेरेंट कंपनी को छोड़ करके जिन जिन इंडिविजुअल्स ने पैसे लगाए हैं ना, वो या ऑर्गेनाइजेशंस ने पैसे लगाए हैं, उनको हम कह देते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट या कि माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स। ठीक है, इसका जो न्यूमेरिकल कैलकुलेशन है वो आपको सीए इंटर में भी देखने को मिलेगा जब आप एडवांस अकाउंट्स को पढ़ेंगे। चलो आगे क्या लिखा है, तो यहां पे कंपनीज एक्ट को लाने का एम क्या था उसके बारे में बात किया गया है। तो एक एम था कि स्ट्रेंथन कर सके इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स, ताकि उनको दबाया ना जा सके, उनके पास भी राइट्स रहें, उनके भी इंटरेस्ट को स्ट्रेंथन किया जा सके। ठीक है, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम legislates the role of whistleblowers and provisions relating to class action suit। अब ये क्या होता है, तो आ जाओ अपने नोट्स में वापस। ठीक है, यहां पे क्या लिखा हुआ है, यहां पे लिखा गया है कि प्रोविजन रिगार्डिंग whistleblowers and class action suit refers to legal measures that offer protection to individuals जो whistleblowers हैं, who report wrongdoings or misconduct within organizations, and it also allows a group of affected individuals to sue a company or entity as a collective groups। तो बेसिकली ये प्रोविजन क्यों इंक्लूड किया गया, ताकि कंपनीज के कुछ इनसाइडर्स, कंपनीज के कुछ एम्प्लॉइज जिनको, चूंकि वो कंपनीज से एसोसिएटेड है, वो उनका डेली का कंपनीज के साथ लिंक है, तो उनको पता चल रहा है कि कंपनी में क्या चीजें गलत हो रही हैं, क्या चीजें खराब हो रही हैं, उसको यदि वो कहीं पोक देते हैं पब्लिक में आके, तो उनको प्रोटेक्शन मिल सके, ताकि उनका कोई हरासमेंट ना हो सके। तो उसके लिए ये प्रोविजन लाया गया। और क्लास एक्शन सूट क्यों लाया गया, ताकि कंपनीज से जो भी इंडिविजुअल्स एक साथ में अफेक्टेड हैं, वो एक साथ कंपनी को स्यू कर सके, लीगल एक्शन परस्यू कर सके। ठीक है, एक बार लीगल विसल ब्लोअर्स का डेफिनेशन पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहां पे लिखा गया है, विसल ब्लोअर्स दे आर एम्प्लॉइज और इनसाइडर्स हु रिपोर्ट इलीगल, अनएथिकल और हार्मफुल एक्टिविटीज। ये सारी एक्टिविटीज अगर कंपनी में चल रही है ना, विद इन अ कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन, द लॉ टिपिकली एंश्योर्स देयर प्रोटेक्शन फ्रॉम रिटेलिएशन। लाइक अब किस तरीके का रिटेलिएशन उनका हो सकता है, किस तरीके का रिटेलिएशन हो सकता है, डिसमिसल और हरासमेंट फॉर रिवीलिंग सच इंफॉर्मेशन। उनको कंपनी से निकाला जा सकता है, उनका हरासमेंट हो सकता है। तो ऐसे विसल ब्लोअर्स के प्रोटेक्शन के लिए ऐसे प्रोविजंस इंक्लूड किए गए कंपनीज एक्ट में। ठीक है, क्लास एक्शन सूट, दिस प्रोविजन अलाउज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हु आर सिमिलरली अफेक्टेड, जिनको उसी तरीके का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं जो लोग, बाय द रॉन्ग डूइंग्स ऑफ अ कंपनी, टू फाइल अ लॉ सूट, ताकि वो एक साथ लॉ सूट टुगेदर, ताकि वो एक साथ लॉ सूट फाइल कर सके। इट सिंप्लीफाइज द लीगल प्रोसेस, ये लीगल प्रोसेस को सिंप्लीफाई करता है, मेकिंग इट पॉसिबल फॉर मेनी अफेक्टेड इंडिविजुअल्स टू सीक जस्टिस कलेक्टिवली। सब लोग अलग अलग तरीके से एक ही टाइप के इश्यू के लिए सूट फाइल करेंगे, उसके बजाय लॉ ने सिंप्लीफाई कर दिया कि वो सब एक साथ मिलकर के लॉ सूट फाइल कर सकते हैं कंपनीज के रॉन्ग डूइंग के अगेंस्ट, रेदर देन फाइलिंग सेपरेट लॉ सूट्स। ठीक है, तो ये थे अपना क्लास एक्शन सूट्स वाले। अच्छा, इसका नोटेबल एग्जांपल कौन सा है इंडिया में, अगर मैं बात करूं तो जो नोटेबल एग्जांपल है वो कुछ लोगों ने सुना भी होगा,
सत्यम स्कैंडल जो हुआ था 2009 में, उसका केस। एक बार केस का अपन बैकग्राउंड देखते हैं। सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज ये एक लीडिंग आईटी कंपनी थी इंडिया में। इट वॉज इन्वॉल्व इन वन ऑफ द बिगेस्ट कॉर्पोरेट फ्रॉड्स। इंडिया का कॉर्पोरेट फ्रॉड्स की हिस्ट्री में सत्यम का नाम बहुत ज्यादा चर्चित है। वेयर द कंपनीज फाउंडर्स रामालिंगा राजू admitted to inflating its revenue and profits for several years। उन्होंने कंपनीज के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना वो गलत तरीके से प्रेजेंट किए, रेवेन्यूज को इन्फ्लेट किया और प्रॉफिट्स को भी इन्फ्लेट किया ताकि इन्वेस्टर्स से पैसा उनको मिल सके। तो इस तरीके का गलत काम इन नालायकों ने किया और क्लास एक्शन सूट इन्वेस्टर्स who had lost substantial money, चूंकि लोगों ने पैसे लगाए होंगे सत्यम कंपनी में, उनके रेवेन्यूज को देख के, उनके प्रॉफिट्स को देख के, ठीक है। तो उन्होंने क्या, ड्यू टू दिस फ्रॉड फाइल्ड अ लॉ एक्शन सूट। इन दिस केस अ ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर्स केम टुगेदर टू सूट सत्यम फॉर फाइनेंशियल कंपेंसेशन फॉर देयर लॉसेस। चूंकि उनको सत्यम के इस फ्रॉड के कारण बहुत मॉनिटरी लॉस हुआ, तो उसके चलते उन्होंने एक साथ मिलकर के, उन सारे इन्वेस्टर्स ने एक साथ मिलकर के लॉ सूट फाइल किया, क्लास एक्शन सूट फाइल किया सत्यम कंपनी के खिलाफ, ताकि उनको फाइनेंशियल कंपेंसेशन कंपनी से मिल सके जो भी लॉस उन्होंने इनकर किया उसके अगेंस्ट। द सूट वॉज अ मेजर स्टेप इन इंडियन कॉर्पोरेट हिस्ट्री। तो इससे क्या हुआ, जो सत्यम स्कैंडल हुआ था ना 2009 में, उससे इंडियन कॉर्पोरेट हिस्ट्री में एक नया अध्याय ओपन हुआ, हाईलाइटिंग द नीड फॉर लीगल प्रोविजंस टू प्रोटेक्ट शेयर होल्डर्स राइट्स। तो देखो कैसे क्रोनोलॉजी बढ़ती है। अब इसका आफ्टरमैथ क्या रहा, ये जो सत्यम स्कैंडल रहा इसका आफ्टरमैथ क्या रहा, इसके बाद क्या हुआ कि इसने कंट्रीब्यूट किया टू द इंक्लूजन ऑफ क्लास एक्शन सूट्स इन द कंपनीज एक्ट 2013। तब जब नया कंपनीज एक्ट 2013 एनेक्ट किया जा रहा था, तब इस चीज को ध्यान में रखा गया कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स इन्वेस्टर्स ने फेस किए, तो क्लास एक्शन सूट को हमको इसमें इंक्लूड करना चाहिए। which formally allowed shareholders or depositors to sue a company as a collective group। तो इस तरीके से हमारा लॉ भी सिंप्लीफाई हुआ और रेगुलेशंस भी सिंप्लीफाई हुए। दिस प्रोविजन वाज एडेड टू एंश्योर दैट इन्वेस्टर्स एंड डिपॉजिटर्स कुड सीक रिलीफ इफ अ कंपनी मिसलीड्स देम और इंडल्जेस इन फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज। ठीक है, तो ये था भैया तुम्हारा पूरा विसल ब्लोअर्स और क्लास एक्शन सूट्स की कहानी। ठीक है, दस दिस एनेक्टमेंट सीक्स टू मेक आवर कॉर्पोरेट रेगुलेशंस मोर कंटेम्पररी। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अभी के मॉडर्न डेज को देखते हुए जो भी चेंजेस आए उसको देखते हुए ये जो कंपनीज एक्ट 2013 लाया गया ना, इसका मकसद यही था कि ये अभी के टाइम के हिसाब से एकदम पैरेलल वे पे चल सके। ठीक है चलो आगे दी गई है एप्लीकेबिलिटी कि कंपनीज एक्ट किन किन पे लगेगा। तो लिखा गया है द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट शेल अप्लाई टू कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। जो भी कंपनीज एक्ट 2013 के आने से इनकॉर्पोरेट होंगी उन पे तो लगेगा ही लगेगा, साथ ही साथ कोई प्रीवियस कंपनी लॉ पे कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई होंगी तो उन पे भी लगेगा। तो एक बार आ जाओ अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं इसकी भी। अगर मैं तुमको बताऊं तो इंडिया में जो कंपनीज एक्ट की हिस्ट्री रही है ना वो कुछ यूं रही है। इतने सारे कंपनीज एक्ट 2013 के आने के पहले इतने सारे हमारे एक्ट्स थे। ये तुमको 1850 वाला एक एक्ट दिख रहा है, 1866, 1913, 1956, फिर फाइनली हमारा आज का कंपनीज एक्ट 2013 दिख रहा है। कुछ कुछ बातें मैं तुमको बताता हूं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट सिर्फ तुमको पता होना चाहिए उसके लिए। तो जैसे ये द ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट 1850 था, ये था मॉडल ऑन
ये मॉडल था ब्रिटिश कंपनीज एक्ट 1844 के हिसाब से, ठीक है, उसको देखते हुए इसको बनाया गया था। उसके बाद जो इंडियन कंपनीज एक्ट 1913 था, वो बेस था ब्रिटिश कंपनीज एक्ट 1908 पे, ठीक है। तो ऐसे करते करते कई सारे कंपनीज एक्ट आए, टाइम के साथ साथ उनको अमेंड किया गया, और फाइनली अभी हमारे पास जो एक्ट है वो है द कंपनीज एक्ट 2013। अगर आपको डिटेल में कंपनीज एक्ट की हिस्ट्री के बारे में जानना है तो एक बहुत प्यारा आर्टिकल मैं आपको, अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है, अरे हाँ मैंने आपको बताना भूल गया, हमने हमने ना एक अपना खुद का टेलीग्राम चैनल खोल लिया है, सीए विद मोहित लुंकड़ के नाम से। तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। जो भी चर्चा मेरे को यूट्यूब से हट के आपसे करनी रहेगी, अगर आपसे कांटेक्ट करना रहेगा, और लेक्चर्स के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट्स या सीरीज के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट्स या कोई डॉक्यूमेंट मुझे शेयर करना होगा, तो मैं आपको वो ये टेलीग्राम ग्रुप में ही, टेलीग्राम चैनल में ही शेयर करूंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो मैं आर्टिकल का जो लिंक है ना वो आपको टेलीग्राम चैनल पे आज शेयर कर दूंगा। तो चलिए अपन अपने नोट्स में वापस आते हैं, ठीक है। अच्छा, ये लगेगा कंपनीज पे, तो लगेगा ही जो भी इस एक्ट में इनकॉर्पोरेट हुए हैं, मतलब कि कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। साथ ही साथ ये लगेगा इंश्योरेंस कंपनीज पे, बैंकिंग कंपनीज पे, कंपनीज एंगेज्ड इन द जनरेशन और सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और एनी अदर कंपनी गवर्न्ड बाय एनी स्पेशल एक्ट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, और such body corporate which are incorporated by any act for the time being in force, and as the central government may by notification specify in this behalf। लेकिन यहां पे कुछ कुछ चीजें लिखी गई हैं, उसको जरा थोड़ा सा पढ़ो। यहां पे लिखा गया एक्सेप्ट except where the provisions of the said act are inconsistent with the provisions of the Insurance Act 1938 or the IRDA Act 1999। तो इसमें क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है कि इंश्योरेंस कंपनीज पे भी लगेगा ये एक्ट, लेकिन किस केस में लगेगा? जब उनका खुद का एक्ट, उनका जो खुद का एक्ट जो उनके लिए इनकॉर्पोरेट हुआ है, कौन सा एक्ट? इंश्योरेंस एक्ट 1938 या फिर आईआरडीए एक्ट 1999, उसमें अगर कोई बातें नहीं लिखी गई होंगी तो उन सब बातों के लिए ये एक्ट एप्लीकेबल होगा। लेकिन अगर उनमें कोई बात लिखी गई है तो उसमें उस एक्ट के प्रोविजंस लगेंगे, ठीक है। वैसे ही बैंकिंग कंपनीज की अगर बात कर लें तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 को छोड़ के यहां पे जो इनकंसिस्टेंट लिखा गया ना, मतलब जो भी चीजें उसमें मिसिंग होगी, उनके पर्टिकुलर एक्ट में मिसिंग होगी, उसको छोड़ करके बाकी के प्रोविजंस बैंकिंग कंपनीज पे लगेंगे, ठीक है, जो चीजें वहां पे मेंशन नहीं की गई होंगी। और कंपनीज एंगेज्ड इन दी जनरेशन और सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2013 में जो भी चीजें इनकंसिस्टेंट होंगी, मिसिंग होंगी, ठीक है। तो जी इनको छोड़ के बाकी की जो कंपनीज हैं जिन पे कोई स्पेशल एक्ट से वो गवर्न की जाती हैं, वो सब इसमें आ जाएंगी। और साथ ही साथ such body corporates which are incorporated by any act for the time being in force and as the central government may by notification specify in this behalf। और वो सारे बॉडी कॉर्पोरेट्स आ जाएंगे जिन पे जो किसी एक्ट से इनकॉर्पोरेट किए गए हैं, जिसके बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। तो ये बॉडी कॉर्पोरेट होता क्या है? जनरली इनको सिमिलर टर्म्स में यूज कर लिया जाता है कि कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट एक ही हैं, लेकिन नहीं, ये दोनों डिफरेंट हैं। कैसे? वो अपन देखते हैं। अगर मैं कंपनी की बात करूं तो कंपनी में हमारी आ जाती हैं सारी इंडियन कंपनी, जैसे रिलायंस, हाँ, जैसे रिलायंस,
जैसे टीसीएस। तो ये सब सारी इंडियन कंपनीज कंपनी की डेफिनेशन में आ जाएंगे। बॉडी कॉर्पोरेट में कौन कौन आएगा? बॉडी कॉर्पोरेट में कौन कौन आएगा? वो सारी एंटिटीज जिनके पास एक लीगल कॉर्पोरेट आइडेंटिटी होगी, जैसे सारी इंडियन कंपनी, इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग यहां से मिस्ट्री शुरू होती है, इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी और स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस। फॉरेन कंपनीज के एग्जाम्पल में यदि मैं बात करूं तो जैसे हो गया अपना गूगल, गूगल एलएलसी। ये एक फॉरेन कंपनी है लेकिन ये एक्टिविटीज परफॉर्म कर रही है इंडिया में, तो ये आ जाएंगी बॉडी कॉर्पोरेट में। साथ ही साथ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस की अगर मैं बात करूं तो जैसे हो गया अपना आरबीआई एक्ट, आरबीआई आ गई, चूंकि ये आरबीआई एक्ट से बनी गई है, एक स्पेशल एक्ट पार्लियामेंट में बनाया गया, उससे ये कॉर्पोरेशन फॉर्म किया गया। साथ ही साथ जैसे अपना हो गया एलआईसी और साथ ही साथ अपना हो गया एसबीआई। तो ये सारे जो किसी स्पेशल एक्ट से स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस फॉर्म किए गए हैं, तो वो सारे आ जाते हैं अपने बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में। ठीक है, अच्छा, आप सबके लिए एक ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चन कि मुझे बताओ पार्टनरशिप फर्म, एचयूएफ और सोल प्रोप्राइटर, क्या ये सब बॉडी कॉर्पोरेट हैं? जरा सोचो और कमेंट में मुझे बताओ। चलो अपने नोट्स में अपन बढ़ते हैं आगे। तो हमने अब तक क्या बात कर ली? हमने कंपनीज एक्ट के इंट्रोडक्शन की बात कर ली, हमने कंपनीज एक्ट 2013 किस पे लगेगा उसके बारे में बात कर ली, उसकी एप्लीकेबिलिटी में बात कर ली। अब हम बात करने वाले कंपनी की मीनिंग के बारे में और कंपनी के फीचर्स के बारे में। ये जो कंपनी की मीनिंग जो यहां पर चीफ जस्टिस मार्शल ने दिया है, प्रोफेसर हैनी ने दिया है, इनको आप सिर्फ रीड करते हुए चल सकते हो, टेंशन ना लो, इसको आपने याद नहीं करना है। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, इसको आपने रीड कर लेना है, इसको भी आपने रीड कर लेना है। जो इंपॉर्टेंट मीनिंग है कंपनी की, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कंपनी का, उस पे अपन आते हैं जो एक्ट ने डिफाइन किया हुआ है। तो एक बार मैं आपको फिर से अपनी वेबसाइट पे लेकर के चलता हूं। तो वेबसाइट पे अगर मैं जाऊं तो आपका जो सेक्शन 2 है, इसमें सारी डेफिनेशंस दी गई हुई है इंपॉर्टेंट टर्म्स की, जो भी एक्ट के अंदर आएंगी। उसमें से ही एक डेफिनेशन है कंपनी की। यहां पे नंबर 20 पे लिखा गया है, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। चलो इसकी चर्चा तो अपन कर लेंगे बाद में। पहले तुम मुझे बताओ कि पहले तुम मुझे बताओ कि यहां पर जो ये लिखा गया है सेक्शन 220, इसको तुम कैसे पढ़ोगे? भैया याद आया कल मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था कि लॉ का प्रेजेंटेशन ऐसा होता है कि पहले तुम कहते हो सेक्शन, फिर कहते हो सबसेक्शन, फिर कहते हो क्लॉज, फिर कहते हो सब क्लॉज। तो यहां पर इसको तो हम पढ़ेंगे सेक्शन, इसको हम पढ़ेंगे सब सेक्शन। जैसे ही तुमने इसको बोला सब सेक्शन, ये समझ लो, ये समझ लो हो तुम, ये समझ लो हो तुम, और ये समझ लो ये है तुम्हारा मोहित भैया। और मैं आ जाऊंगा ऐसे बापूजी टाइप एक जेठिया बोलते हुए कि तुमने इसको सबसेक्शन बोला तो बोला कैसे? तो समझो, जब भी सेक्शन 2 की बात रहेगी, सेक्शन 2 की बात रहेगी, तब तुम इसको सब सेक्शन नहीं बोलोगे, तब तुम इसको बोलोगे क्या? क्लॉज। ओ, तो क्या भैया आपने हमको गलत पढ़ाया था, गलत बताया था?
नारे ना बाबा ना, मैंने तुमको गलत नहीं पढ़ाया था, तुमने पूरा नहीं पढ़ा था, तुमने पूरा नहीं पढ़ा था। मैंने तुमसे कहा था कि जब भी स्पेसिफिक पॉइंट्स की बात आएगी तो तुम इसको क्या बोलोगे, तो तुम इसको बोलोगे क्लॉज, तब तुम इसको सबसेक्शन नहीं बोलोगे। तो एक बार मेरे साथ तुम आ जाओ नोट्स में, जहां पे मैंने तुमको बहुत बढ़िया तरीके से बताया गया है कि कैसे हम इसको क्लॉज बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, उसके बारे में मैं तुमको बताया है। ठीक है, तो इंडियन लीगल ड्राफ्टिंग में जनरली सेक्शन 2, किसी भी एक्ट का सेक्शन 2 आपको डेफिनेशंस के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? डेफिनेशंस के बारे में बताता है। और इस सेक्शन में जो सारे टर्म्स हैं, एक तो ये, हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक, जो सारे टर्म्स हैं जो एक्ट में यूज किए गए हैं उनको ये डिफाइन करता है स्पेसिफिक क्लॉजेज में। We refer to these as clauses rather than subsection for a few reasons. कुछ रीजंस के कारण से हम इनको क्लॉज बोलते हैं, ना कि सबसेक्शन बोलते हैं। क्यों? उनमें से पहला रीजन है इंडिपेंडेंट डेफिनेशंस। Each term in this section 2 has its own distinct and complete definition. इनका अपना एक अलग और अपना खुद का एक कंप्लीट डेफिनेशन है। सो दे आर ट्रीटेड एज इंडिविजुअल क्लॉजेस। इनको इंडिविजुअल क्लॉजेस बोलते हैं, ना कि सबसेक्शन फॉर ऑफ अ सिंगल प्रोविजन। जैसे तुम आ जाओ इधर, तुम देखो यहां पे जो जो डेफिनेशंस लिखे गए हैं, ठीक है, जो जो डेफिनेशंस लिखे गए हैं, जैसे कि तुमको पहला डेफिनेशन लिखा हुआ है एब्राइज्ड प्रोस्पेक्टस का, फिर लिखा गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का, फिर यहां पे तुम्हारा वाला डेफिनेशन आ गया, तुम्हारा वाला डेफिनेशन बोले तो चार्टर्ड अकाउंटेंट का डेफिनेशन आ गया, फिर आ गया 20 पे कंपनीज का डेफिनेशन, 18 पे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का डेफिनेशन। तो ये सारे एक जैसे हैं या अलग अलग हैं? ये सारे जो डेफिनेशंस है ना, ये सारे इंडिपेंडेंट और सेपरेट डेफिनेशंस है। ठीक है, इसीलिए ही हम इनको क्या कहते हैं, हम इनको क्लॉज बोलते हैं, ना कि सबसेक्शन बोलते हैं। ठीक है, दूसरा जो इसका रीजन है वो ये कि सेक्शन 2 का स्ट्रक्चर ऐसा है। सेक्शन 2 लिस्ट वेरियस टर्म्स विथ ईच टर्म बीइंग डिफाइंड सेपरेटली, हेंस दे आर नंबर्ड एज क्लॉजेस। क्लॉजेस के रूप में उनको नंबर किया गया है। सबसेक्शन का यूज कहां पर किया जाता है? सबसेक्शंस आर यूज्ड टू ब्रेक डाउन। उस सबसेक्शन का यूज कब किया जाता था? जब हमको ब्रेक डाउन करना होता है, हमको डिवाइड करना होता है। किसको डिवाइड करना होता है? स्पेसिफिक लीगल रूल को या फिर किसी प्रोविजन को विद इन अ सेक्शन विच इज नॉट द केस फॉर डेफिनेशन। डेफिनेशंस में हमको चीजों को डिवाइड नहीं करना है, डेफिनेशंस तो खुद ही सेपरेट डेफिनेशंस हैं। ठीक है, और चौथा जो रीजन आ गया वो आ गया क्लैरिटी का। ठीक है, ताकि एक क्लियर क्लैरिटी मिल पाए, इसीलिए हम उनको क्या कहते हैं, हम उनको रेफर करते हैं एज क्लॉज, ना कि सबसेक्शन। तो ध्यान रखो, जब भी सेक्शन 2 की बात आएगी, सेक्शन 2 की बात आएगी, तुम बोलोगे सेक्शन 2, आगे का बोलोगे क्लॉज। और अगर तुमने गलती से भी कह दिया सबसेक्शन, तो मैं आ जाऊंगा, मोहित भी आ जाएगा तुम्हारे पास ए जेठिया बोलते हुए। ठीक है, ठीक भैया, समझ आ गया, नहीं बोलेंगे, अब से नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो चलो आ जाओ, हम अपने कंपनी के मीनिंग पे वापस से चलते हैं। द एक्ट मतलब कि अपना कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइंस द टर्म कंपनी अ बिट डिफरेंटली। इन्होंने जैसा बोला था, हमारे पहले के जो महानुभावों ने जो भी मीनिंग बताया था, उससे अलग हटके हमारा एक्ट कंपनी की डेफिनेशन को डिफाइन करता है। क्या बोलो? सेक्शन 2 क्लॉज 20। मेरे साथ बोलो, सेक्शन 2 क्लॉज 20। ये इंपॉर्टेंट है, ये भैया तुम ना घोटा मार लेना, याद कर लेना। ठीक है, सेक्शन 2 क्लॉज 20। ठीक है, ये 20 तुम्हारा छुप गया था, इसलिए मैं इसको मिटा दे रहा हूं। ठीक है, ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइंस द टर्म कंपनी। क्या कह रहा है ये कह रहा है कंपनी मीन्स अ कंपनी
इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। देखो भाई, जब भी तुम लॉ को पढ़ोगे ना, तो लॉ को पढ़ना मतलब एक एक वर्ड को बारीकी से समझना। ठीक है भैया, मैंने तुमको कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट भी समझा दिया था, तुमको अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ भी समझा दिया था, लेकिन जो तुम्हारा अभी समझना बाकी है ना, वो है यहां पर जो लिखा गया है मीन्स। ठीक है, देखो लॉ में तुमको जनरली दो वर्ड्स मिलेंगे। कौन कौन से? एक मिलेगा तुमको मीन्स, दूसरा मिलेगा इंक्लूड्स। ठीक है, जैसे 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 मैं तुमको लिए चलता हूं यहां पे, हां, जैसे तुम्हारा बॉडी कॉर्पोरेट का जो डेफिनेशन है, क्लॉज 11 में बॉडी कॉर्पोरेट का जो डेफिनेशन है, इसमें लिखा गया है इंक्लूड्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट डज नॉट इंक्लूड कोऑपरेटिव सोसाइटी एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट विच द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ। तो मुझे बताओ, यहां पे इंक्लूड्स लिखा है, वहां पे लिखा है मीन्स, तो कोई तो बात होगी ना यार, ऐसे ही थोड़ी लिखा है। ठीक है, तो तुम आ जाओ मेरे नोट्स में, जब भी मीन्स लिखा होता है ना, मीन्स का मतलब है एग्जॉस्टिव, और इंक्लूड्स का मतलब है इंक्लूसिव। ठीक है, जब भी तुमको दिखा मीन्स तो समझ जाना वो लिखा है एग्जॉस्टिव डेफिनेशन, और जब भी तुमको मिल गया इंक्लूड्स तो समझ जाना वो है इंक्लूसिव डेफिनेशन। भैया सिंपल भाषा में समझाओ, चलो समझा देता हूं। मीन्स जहां भी आ गया ना, इसका मतलब इन पे, मतलब ये इन पे लगेगा, और इंक्लूड जहां जहां पर आ गया तो वो है इंक्लूसिव डेफिनेशन, मतलब कि इन पे भी लगेगा। तो ये एग्जॉस्टिव डेफिनेशन, एक क्लियर कट एग्जॉस्टिव डेफिनेशन बता दिया कि सिर्फ इन पे लगेगा, और इंक्लूड जब आ गया ना, मतलब इन पे भी लगेगा, बाकी पे तो लगेगा ही, इन पे भी लगेगा। ठीक है, तो ये समझ आया तुमको यहां पे मीन्स क्यों लिखा गया है। ठीक है, तो ये क्या है, मीन्स जो है ये है अपना एग्जॉस्टिव डेफिनेशन। तो एक बार फिर से मेरे साथ बोलो, सेक्शन 2 क्लॉज 20 defines the term company as company means a company incorporated under this act or under any previous company law. ठीक है, as we shall progress under the chapter the meaning of the term company will be understood by the students. अब जैसे जैसे हम चैप्टर के में आगे बढ़ेंगे तो हमको डेफिनेशन कंपनी की मीनिंग का मतलब और अच्छे से समझ में आएगा। अब आ जाओ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, किस पे? फीचर्स ऑफ अ कंपनी। कंपनी के फीचर्स क्या क्या हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे एग्जाम में तुमको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, केस स्टडीज के फॉर्म में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, या फिर सिंपली तुमको किसी फीचर को एक्सप्लेन करने के बारे में बोल दिया जाएगा। ठीक है, चलो 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 हम बढ़ते हैं इस पे। क्या कह रहा है? ये कह रहा है we have seen the definition given to company form from a layman's point of view and legal point of view, but the company form of organization has certain distinctive features that help us to understand the realms of a company. Following are the main features. तो कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के कुछ डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं, डिस्टिंक्टिव फीचर्स है दैट हेल्प अस अंडरस्टैंड द रेल्म्स ऑफ अ कंपनी। बाकी के जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, जैसे कि हो गया अपना सोल प्रोप्राइटर, जैसे हो गया अपना पार्टनरशिप, इनसे अलग हटके कंपनी के कुछ फीचर्स हैं। ठीक है, तो आओ कंपनी के कुछ मेन फीचर्स की अपन बात करते हैं। तो ये सारे मेन फीचर्स हैं। पहला जैसे हो गया सेपरेट लीगल एंटिटी, दूजा हो गया परपेचुअल सक्सेशन, तीजा हो गया लिमिटेड लायबिलिटी, चौथा हो गया आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, और पांचवा हो गया कॉमन सील।
अब हम एक एक करके सारे फीचर्स पे डिटेल पे चर्चा करते हैं, ठीक है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। There are distinctive features between different forms of organizations, and the most striking feature in the company form of organization vis-a-vis the other form of business organization, other forms बोले तो अपना भाई sole proprietor partnership ये सब, is that it acquires a unique character of being a separate legal entity। इसके पास, कंपनी के पास उनसे हट करके कौन सा फीचर है पता है? उनके पास है यूनिक कैरेक्टर ऑफ बीइंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी। क्यों? ताकि कंपनी जो है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। इन अदर वर्ड्स, व्हेन अ कंपनी इज रजिस्टर्ड, जब कंपनी को रजिस्टर किया जाता है, इट इज क्लॉथ्ड विथ अ लीगल पर्सनालिटी, ठीक है। उस पे लीगल पर्सनालिटी का कपड़ा पहना दिया जाता है। इट कम्स टू हैव ऑलमोस्ट द सेम राइट्स एंड पावर्स एज अ ह्यूमन बीइंग। जैसे एक ह्यूमन बीइंग के पास, जैसे हमारे पास जो राइट्स और पावर्स हैं, वैसे ही कंपनी के पास भी वो राइट्स और पावर्स आ जाती हैं, वैसे ही पावर्स आ जाती हैं। इट्स एग्जिस्टेंस इज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स मेंबर्स। कंपनी का जो एग्जिस्टेंस है वो उनके मेंबर्स से एकदम डिस्टिंक्ट होता है। मतलब मुकेश अंबानी अलग हैं और रिलायंस इंडस्ट्रीज अलग हैं, ठीक है। A company can own property, have bank account, raise loans, incur liabilities and enter into contract। जो भी चीजें, जो भी राइट्स हमारे पास है, जो भी पावर्स हमारे पास है, वैसी ही पावर्स कंपनीज के पास है। कंपनी का खुद का बैंक अकाउंट हो सकता है, कंपनी लोन्स रेज कर सकती है अपने नाम पे, लाइबिलिटी इनकर कर सकती है और कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है अपने नाम पे, ठीक है। इट इज एट लॉ अ पर्सन which is different from the subscribers to the memorandum। It is at law a person which is different from the subscribers to the memorandum of association। Its personality is distinct and separate from the personality of those who compose it। प्यारे प्यारे दोस्तों, आगे लिखा है even members can contract with company, यानी कि मेंबर्स भी, कंपनी के मेंबर्स भी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में उतर सकते हैं। एक्वायर कर सकते हैं राइट अगेंस्ट इट, कंपनी के अगेंस्ट राइट एक्वायर कर सकते हैं और इनकर कर सकते हैं लाइबिलिटी टू इट। जैसे फॉर एन एग्जांपल, सपोज आपने अपनी कोई प्रॉपर्टी कंपनी को लीज पे दी, अपनी कंपनी को लीज पे दी, तो आपने अपनी कोई प्रॉपर्टी कंपनी को लीज पे दी, तो इससे क्या हुआ? इससे आप और आपकी कंपनी के बीच में क्या हो गया? एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। और सपोज उस प्रॉपर्टी जो आपने लीज पे दी, उस पे कोई रेंट बनता है, तो उस रेंट पे आ जाएगा आपके पास राइट्स कंपनी के अगेंस्ट, कि कंपनी को उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट आपको रेंट देना है। या फिर आप कोई लाइबिलिटी इनकर कर सकते हो। सपोज आपने कोई बोरोइंग की कंपनी से, तो वो सब आ जाएगा, ठीक है। आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी गई है, ध्यान से सुनना। फॉर द डेट्स ऑफ द कंपनी ओनली इट्स क्रेडिटर्स कैन sue इट एंड नॉट इट्स मेंबर्स। कंपनी का कोई डेट होगा ना, कंपनी का कोई डेट होगा ना, तो उसके क्रेडिटर्स कंपनी को स्यू कर सकते हैं, ना कि उसके मेंबर्स को, ठीक है। तो यही जो हमने उस समय पहले अपनी स्टोरी में, कॉफी वल्ला वाली स्टोरी में, हमने अपनी पर्सनल एसेट्स को बचाने के लिए अपने प्यारे प्यारे से उस घर जिसमें पेड़ लगा हुआ था साइड में, और अपनी चार पहियों वाली कार को बचाने के लिए किसी भी बिजनेस रिस्क से हमने क्या कर लिया था? हमने कंपनी इनकॉर्पोरेट कर ली थी, उसको कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में कन्वर्ट कर लिया था। ये वही वाली बात है। तो वही एक स्पेशल फीचर है कंपनी का। अ कंपनी इज कैपेबल ऑफ ओनिंग, enjoying and disposing of property in its own name। मतलब कंपनी खरीद सकती है प्रॉपर्टी
खुद के नाम पे उस प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सकती है और साथ ही साथ उस प्रॉपर्टी को बेच भी सकती है। डिस्पोजिंग का मतलब होता है बेचना, ठीक है, सेल करना। तो उस प्रॉपर्टी को कंपनी सेल भी कर सकती है। ऑल्दो द कैपिटल एंड एसेट्स आर कंट्रीब्यूटेड बाय द शेयर होल्डर्स, कंपनी में पैसे शेयर होल्डर्स ही लगाते हैं, ठीक है, जो कैपिटल है, जो एसेट्स हैं, वो शेयर होल्डर्स ही लगाते हैं। द कंपनी बिकम्स द ओनर ऑफ इट्स कैपिटल एंड एसेट्स, द शेयर होल्डर्स आर नॉट द प्राइवेट और जॉइंट ओनर्स ऑफ द कंपनीज प्रॉपर्टीज। वैसे तो कंपनी में पैसा मतलब कैपिटल और एसेट्स शेयर होल्डर्स लगाते हैं, लेकिन उसकी ओनर कंपनी रहती है, ना कि शेयर होल्डर्स, और या जिन जिन लोगों ने उसमें वो एसेट्स दिए हैं या कैपिटल दिया है वो उसके ओनर नहीं होते, कंपनी ही उसकी ओनर होती है। वही यहां पे कह रहा है। अब प्यारे प्यारे दोस्तों, आ जाओ मेरे साथ एक बहुत बेहतरीन केस लॉ पे। क्या मकौरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 1925 का ये केस लॉ है। इससे आपको जो कंपनी का जो ये फीचर है ना, सेपरेट लीगल एंटिटी वाला, ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो चलो मेरे साथ आ जाओ और देखो इस केस के फैक्ट्स। मकौरा मकौरा was the holder of nearly all except one shares of a timber company। मकौरा जो अपना भाई है उसके पास एक टिम्बर कंपनी के लगभग सारे शेयर्स हैं, सिर्फ एक को छोड़ के, ठीक है, कोई बात नहीं, एक शेयर क्या ही होता है। ही वॉज ऑल्सो अ मेजर क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। यहां तक की बात को अपन थोड़ा देखते हैं, पिक्चराइज करते हैं। तो मकौरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का अपना केस लॉ है। ये जो मेरे टाइप ये जो बंदा दिख रहा है, ये है मकौरा, ठीक है, और ये है उसकी प्यारी प्यारी टिम्बर कंपनी, प्यारी प्यारी टिम्बर कंपनी, ठीक है। मकौरा जो है उसने लगाए हैं कंपनी में पैसे, और वो है मेजर स्टेक होल्डर कंपनी का। उसके पास लगभग इस टिम्बर कंपनी के लगभग सारे शेयर्स हैं, सिर्फ एक को छोड़ के, और इसने कंपनी को दे रखे हैं कुछ डेट्स, तो ये मेजर क्रेडिटर भी है कंपनी का। ये टिम्बर कंपनी है तो जाहिर सी बात है इसमें होंगे टिम्बर्स, ठीक है। मकौरा इंश्योर्ड द कंपनीज टिम्बर इन हिज ओन नेम। मकौरा ने क्या किया, मकौरा जो अपना भाई है, ये चला गया इस इंश्योरेंस कंपनी के पास और बोला इंश्योरेंस कंपनी मुझे करवाना है अपनी टिम्बर कंपनी के टिम्बर्स का इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस कंपनी ने कर दिया इंश्योरेंस, और मकौरा ने अपने नाम पे उन टिम्बर्स का ले लिया इंश्योरेंस, ठीक है। चलो अपनी कहानी में बढ़ते हैं आगे। द टिम्बर वॉज लॉस्ट इन अ फायर। ओ, अब क्या हुआ कि जो ये टिम्बर कंपनी है ना, इसमें लग गई आग और हो गया सारे टिम्बर्स का नुकसान, ठीक है, टिम्बर्स चले गए। मकौरा दौड़ा गया इंश्योरेंस कंपनी के पास और बोला कि मुझे इंश्योरेंस कंपेंसेशन दो। मकौरा जो है वो गया दौड़ा इंश्योरेंस कंपनी के पास कि मैंने अपनी टिम्बर कंपनी के टिम्बर्स का कराया था इंश्योरेंस तुमसे, अब मुझे दे दो पैसे क्योंकि मेरा हो गया टिम्बर्स का नुकसान। बताओ, थोड़े अपने दिमाग के पुर्जे घुमाओ और मुझे बताओ कि क्या इंश्योरेंस कंपनी मकौरा को ये पैसे दे देगी। जरा अपने केस पे आते हैं। हेल्ड मतलब कोर्ट ने यह फैसला सुनाया, ठीक है। क्या फैसला सुनाया कोर्ट ने बोला द इंश्योरेंस कंपनी वॉज नॉट लायबल टू हिम एज नो शेयर होल्डर हैज एनी राइट टू एनी आइटम ऑफ द प्रॉपर्टी ओन्ड बाय द कंपनी। तो देखे, ये मकौरा भाई थे अपने नादान, उन्होंने कंपनी के टिम्बर्स का ये सोचते हुए कि मैं तो मेजर शेयर होल्डर हूं, मेरे पास कंपनी के लगभग सारे शेयर्स हैं, तो मैं
कंपनी के टिम्बर्स को अपने नाम पे इंश्योर करा लेता हूं, बाद में तो इंश्योरेंस कंपेंसेशन मुझे मिल ही जाएगा अगर कोई अनहोनी होती है तो ये थी उनकी नादानी। और ये फैसला हुआ कि इंश्योरेंस कंपनी लायबल नहीं है मिस्टर मकौरा को पैसे देने के लिए। इंश्योरेंस कंपनी लायबल नहीं है मिस्टर मकौरा को पैसे देने के लिए। तो मकौरा भाई साहब, आपका जो दौड़े दौड़े भागने का कोई मतलब नहीं पड़ा। ठीक है, आगे पढ़ो। फॉर ही हैज नो लीगल और इक्विटेबल इंटरेस्ट in them. Hence, in this case, since the timber was insured in the company's name, the timber was insured in the company's name, M could not claim the compensation from the insurance. यहां पे एक गलती है, यहां पे एक गलती है। Since the timber, इसको कर दो wasn't, इसको कर दो wasn't insured in the company's name, so M could not claim the compensation from the insurance company. चूंकि जो टिम्बर है उनका इंश्योरेंस कंपनी के नाम पे नहीं था, तो मकौरा जो है, वो मकौरा जो अपना भाई है, सॉरी भाई, तू इंश्योरेंस कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, अब ये हमारा एक बहुत प्यारा फीचर कंपनी का सेपरेट लीगल एंटिटी का ये खत्म होता है। तो आप क्या करो, आप बजाओ ताली। आप क्या करो, आप बजाओ, मेरे साथ सब बजाएंगे ताली। ठीक है, ताली बजा लिए। चलो अब मेरे साथ आ जाओ। कंपनी का जो अपना सेकंड फीचर है परपेचुअल सक्सेशन का। परपेचुअल का मतलब होता है जिसका कोई अंत नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है। और सक्सेशन का मतलब वो हुआ कोई भी वो चीज जो सक्सीड करती आती है। तो इसमें क्या लिखा है, आओ चलो पढ़ते हैं। मेंबर्स में डाई, मेंबर्स शांत हो सकते हैं, ठीक है, और चेंज, बट द कंपनी गोज ऑन टिल इट इज वाउंड अप ऑन द ग्राउंड्स स्पेसिफाइड बाय द एक्ट। मेंबर्स शांत हो सकते हैं, मेंबर्स चेंज हो सकते हैं कंपनी के, बट कंपनी तब तक चलती रहेगी जब तक लॉ खुद होके उस पर ताले नहीं लगा देता, जब तक लॉ खुद उसको वाइंड अप नहीं कर देता। द शेयर्स ऑफ द कंपनी में चेंज, यहां बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी गई है। द शेयर्स ऑफ द कंपनी में चेंज हैंड्स इनफाइनाइटली बट दैट डज नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी। जैसे ये जितने भी ट्रेडिंग एप्स हैं, जैसे जीरोधा हो गया, ग्रो हो गया, एंजल वन हो गया, इसमें क्या होते हैं, ये सारे सेकेंडरी मार्केट से इन्वेस्टर्स जो है वो शेयर्स परचेज करते हैं। जैसे कि सपोज मैं गया ग्रो पे और मैंने एशियन पेंट्स का एक शेयर खरीद लिया। मैंने खरीदा है मतलब जाहिर से बात है किसी ने उस शेयर को बेचा होगा। तो क्या हुआ, वो शेयर जिसके भी पास था, अब वो शेयर मेरे पास आ गया है। तो अब किसके हैंड्स पे वो शेयर आ गया, मेरे पास आ गया। अब मैं उस शेयर को किसी और को आगे चल के बेच सकता हूं, वो किसी और को बेच सकता है। तो ये साइकिल तो कंटिन्यूअसली चलती रहेगी ना। मतलब कंपनी के शेयर्स इनफाइनाइटली हैंड्स चेंज कर सकते हैं, बट इससे कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सिंस अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। कंपनी क्या है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसको लॉ ने क्रिएट किया है। लॉ अलोन कैन ब्रिंग एन एंड टू इट्स लाइफ, इट्स एग्जिस्टेंस इज नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ इट्स मेंबर्स। जैसे जैसे हमारे भगवान जी कहते हैं सब जन्म मुझी से पाते हैं फिर लौट मुझी में आते हैं, ऐसे ही कंपनी लॉ कहता है कि कंपनी जो है ना, कंपनी का जन्म मेरे से ही होता है और बाद में मैं ही कंपनी का अंत कर सकता हूं। मेंबर्स की डेथ या मेंबर्स की इंसॉल्वेंसी या मेंबर्स की इंसैनिटी बोले तो मेंबर्स का स्क्रू ढीला हो जाना, दिमाग का स्क्रू ढीला हो जाना, ठीक है। यदि इन सब चीजों से कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और इसका एग्जाम्पल नीचे दिया गया है कि मेनी कंपनीज इन इंडिया, हमारे ही देश में, ये भारत देश के लिए कितनी गर्व की बात है कि हमारे ही देश में बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जिनका एग्जिस्टेंस 100 साल से भी ऊपर का है।
एग्जाम्पल 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 एग्जाम्पल, बहुत प्यारे प्यारे एग्जाम्पल्स हैं। अगर टाटा ग्रुप को ही मैं देखूं ना, तो टाटा ग्रुप की ही इतनी कंपनीज हैं जिनका एग्जिस्टेंस 100 साल से ऊपर का है। जैसे कि हो गया टाटा स्टील, टाटा पावर और इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड, जिसको अपन ताज होटल ग्रुप के नाम से जानते हैं। तो जैसे मैं देखूं टाटा स्टील, तो टाटा स्टील का कब फाउंड हुई थी? ये हुई थी 1907 में। टाटा पावर का इनकॉर्पोरेशन हुआ था 1911 में, और इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड का 1902 में। तो देखो कितनी पुरानी पुरानी कंपनीज हैं अपनी इंडिया में ही, तो ये हमारे लिए बहुत गर्व करने की बात है। और ये इसलिए हो पाया क्योंकि हमारे देश में रतन टाटा जी जैसे विजनरी लीडर्स आए, और इनके विजन से, इनके लेजेंडरी लीडरशिप से टाटा ग्रुप की कंपनीज जो चली आ रही हैं और आगे भी जो चलती रहेंगी, वो आशा है कि बहुत नाम करती रहेंगी और ऊंचाइयों को छूती रहेंगी। वो कहते हैं ना, लीजेंड्स नेवर डाई। तो ये हमारा एक छोटा सा ट्रिब्यूट है हमारे प्यारे लेट रतन नवल टाटा जी को। आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है, दिस इज पॉसिबल ओनली ड्यू टू द फैक्ट दैट द कंपनी हैज परपेचुअल एग्जिस्टेंस। There was a company which has 7 members and all of them died in an aircraft. एक एयरक्राफ्ट में कंपनीज के सारे 7 के 7 मेंबर्स ट्रेवल कर रहे थे, और एयरक्राफ्ट में एक दुर्घटना हो गई और अनफॉर्चुनेटली सारे मेंबर्स जो है वो खत्म हो गए। ठीक है। डिस्पाइट दिस द कंपनी स्टिल एग्जिस्ट्स अनलाइक पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस। अगर पार्टनरशिप में ऐसा कुछ होता है तो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है। अगर कोई पार्टनर चला जाता है तो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है, लेकिन कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कंपनीज जो है वो परपेचुअल सक्सेशन अपने साथ लेकर के चलती हैं। ये जो 7 मेंबर्स है ना, इनके जो राइट्स हैं वो इनके नॉमिनीज के पास ट्रांसफर हो जाएंगी, और जो कंपनी है वो वैसी की वैसी ही एग्जिस्ट करती रहेंगी, चलती रहेंगी। चलो, इसी के साथ हमारा जो सेकेंड फीचर है कंपनी का, परपेचुअल सक्सेशन, वो होता है खत्म। तो चलो सब मेरे साथ मिलकर के बजाओ ताली, जोर जोर से बजाओ ताली। ठीक है। चलो अब अपन आते हैं कंपनीज का जो थर्ड फीचर है, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है लिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है। The liability of a member depends upon the kind of company. कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटी उस पर डिपेंड करती है कि कंपनी किस टाइप की है, ऑफ विच ही इज अ मेंबर। ठीक है। वी नो दैट कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। ये तो हमको पता है कि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। इट इज क्लॉथड विद अ लीगल आइडेंटिटी। ठीक है। यहां पे अपन ने पढ़ा नहीं था, यहां पे पढ़ा था ना, इट इज क्लॉथ विद अ लीगल पर्सनालिटी। ठीक है। तो चलो इसमें आ जाओ। वी नो दैट कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी विच इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। मेंबर्स अलग होते हैं, कंपनी अलग होती है। मुकेश भाई अपने अलग है और रिलायंस अलग है। दस, इन द केस ऑफ अ लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, अब यहां पे कंपनी की एक टाइप आ गई, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। तो लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी में क्या होता है, द डेट्स ऑफ द कंपनी इन टोटलिटी डो नॉट बिकम द डेट्स ऑफ द शेयर होल्डर्स। कंपनी की जो डेट्स हैं वो शेयर होल्डर्स की डेट नहीं बनती। द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी इज लिमिटेड। चूंकि ये लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है तो इसमें मेंबर्स की जो लाइबिलिटी है ना वो हो जाती है लिमिटेड। कहां तक लिमिटेड? टू द एक्सटेंट ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय देम। इन नो केस, आगे पढ़ो, इन नो केस द शेयर होल्डर्स कैन बी आस्क्ड टू पे एनीथिंग मोर देन द अनपेड अमाउंट ऑफ द शेयर्स, अनपेड वैल्यू ऑफ द शेयर्स। इसको अपन समझते हैं एक प्यारे प्यारे एग्जाम्पल से।
आ जाओ फटाफट से अपने एक बहुत बढ़िया एग्जांपल पे, जिससे हमको लिमिटेड लाइबिलिटी वाला जो कंपनी का फीचर है ना वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये भाई साहब हैं अपने विजय काल्या। ठीक है, ये भाई साहब है अपने विजय काल्या, और ये है इनका बिजनेस। अब बिजनेस क्या ही वो है वो तो तुमको पता है। एक बात जो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ये कहानी पूरी तरीके से काल्पनिक है, पूर्ण रूप से काल्पनिक है। वास्तविक दुनिया से, वास्तविक पात्रों से इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, चलो चलो। और ये बैंक है केयरलेस बैंक। ये बैंक है केयरलेस बैंक। ठीक है। अब विजय काल्या जी ने अपने बिजनेस में इन्होंने लगाए टोटल 25 लाख। एसेट्स के फॉर्म में हो सकता है, कैपिटल के फॉर्म में हो सकता है। इन्होंने टोटल लगाए अपने बिजनेस में 25 लाख रुपए। ये चले गए बैंक के पास कि बैंक मुझे चाहिए, मेरा ये बिजनेस है, मुझे अपने बिजनेस के ग्रोथ के लिए चाहिए तुमसे 2 करोड़ रुपए। और बैंक ने बोला, अरे आप तो विजय काल्या हैं, लो जी लो, रख लो 2 करोड़ रुपए। बैंक से इनको मिल गए 2 करोड़ रुपए। विजय काल्या जी खुश। अब क्या हुआ? अब जो तुम सोच रहे हो ना, बिल्कुल वही हुआ कि इनका धंधा हो गया चौपट। अब बैंक घबराई बैंक पहुंची विजय काल्या जी के पास कि मुझे आप दे दो मेरे पैसे वापस। विजय काल्या जी ने बोला, देखो यही है मेरा बिजनेस, जो वसूली करना है इसी से करो। ठीक है, तो जो इन्होंने 25 लाख रुपए लगाए थे ना, तो इस एसेट की वैल्यू, जो बिजनेस में इन्होंने 25 लाख लगाए थे, आज इनकी वैल्यू है मात्र 50 लाख। बैंक ने दिया था लोन 2 करोड़ रुपए का। ठीक है, 50 लाख तो बैंक यहां से वसूल कर ली। अब बात यह आई कि विजय काल्या जी के पास एक घर, उनका पर्सनल घर, जिसकी वैल्यू है आज की डेट में 1 करोड़ रुपए। ठीक है, अब अपने बनते हैं 2 सिनेरियो। क्या? एक तो यदि विजय काल्या जी का बिजनेस, 2 सिनेरियो बनते हैं। कौन कौन से? यदि विजय काल्या जी का जो बिजनेस है वो है सोल प्रोप्राइटरशिप वाला या कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस, जिसमें है लिमिटेड लायबिलिटी वाला फीचर। ठीक है, उस केस में क्या होगा? अब अगर सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस है, तो क्या ये जो केयरलेस बैंक है, ये विजय काल्या जी से ये 1 करोड़ रुपए के एसेट्स भी वसूली कर सकती है? द आंसर इज यस, ये कर सकती है, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप ऑफ बिजनेस में कोई लिमिटेड लायबिलिटी जैसा कोई फीचर नहीं होता। इसमें लायबिलिटी होती है अनलिमिटेड। तो यहां पे बैंक को कितने मिल जाएंगे? बैंक को मिल जाएंगे उसके 50 लाख प्लस 1 करोड़ घर के। ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में, जिसमें है लिमिटेड लायबिलिटी। तो लिमिटेड लायबिलिटी के केस में भी बैंक को मिल जाएंगे 50 लाख रुपए, तो उसको मिल जाएंगे। लेकिन क्या ये 1 करोड़ बैंक को मिल पाएगा? ना जी ना, बैंक को नहीं मिल पाएगा, क्योंकि है कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस जिसमें है लिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है, तो पर्सनल एसेट्स पे बैंक हाथ नहीं डाल सकती। अच्छा, एक और केस सिनेरियो आप देखो। ठीक है, एक और केस सिनेरियो आप देखो, जिसमें सपोज करो इन भाई साहब की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड है। इनको लगाने थे 25 लाख रुपए, लेकिन अभी तक इन्होंने लगाए हैं सिर्फ 20 लाख रुपए। ठीक है, इन्होंने लगाए हैं 20 लाख रुपए, और अभी उन एसेट्स की वैल्यू है 50 लाख रुपए। इनका बकाया है लगाना अभी 5 लाख रुपए। तो क्या बैंक 1 करोड़ तो ये वसूल कर सकती है क्या? नहीं कर सकती, अब भी नहीं कर सकती। लेकिन क्या बैंक ये 5 लाख रुपए वसूल कर सकती है? द आंसर इज यस, वसूल कर सकती है। क्यों? क्योंकि ये था उनका
उनको टोटल लगाने थे नॉमिनल वैल्यू 25 लाख रुपए, लेकिन उन्होंने सिर्फ लगाए 20 लाख रुपए, मतलब कि 5 लाख रुपए का 5 लाख रुपए का 5 लाख रुपए का उनका क्या है, अभी अनपेड अमाउंट है, अनपेड अमाउंट है। ठीक है, वही तो ये कहना चाह रहा था, वही तो ये कहना चाह रहा था। सो आई होप कि आपको इस एग्जांपल से लिमिटेड लायबिलिटी का जो कंसेप्ट है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। ठीक है, चलिए अपने नोट्स पे अपन आते हैं वापस। ये देखो यहां पे जो लाइन लिखी हुई थी ना कि इन नो केस द शेयर होल्डर्स बी आस्क्ड टू पे एनीथिंग मोर देन दी अनपेड वैल्यू ऑफ देयर शेयर्स। ठीक है, अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स के अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा उनसे नहीं मांगा जा सकता। किनसे? शेयर होल्डर से। ठीक है, चलो आगे क्या कहता है ये लिमिटेड लायबिलिटी में, ये कहता है इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अब अपन ने इसके ऊपर में क्या देखा था, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी एक टाइप की होती है, दूसरी होती है अपनी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। तो दूसरी अपनी होती है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। इसमें क्या होता है ना, इसमें जो मेंबर्स है ना वो एक पर्टिकुलर अमाउंट की गारंटी देते हैं। ठीक है, अब एक पर्टिकुलर अमाउंट की गारंटी देते हैं और उतने तक ही वो लायबल रहते हैं। तो देखो आगे क्या लिखा है, आगे क्या लिखा है उसको अपन पढ़ते हैं। द मेंबर्स आर लायबल ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट गारंटीड बाय देम एंड दैट टू ओनली व्हेन द कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन। और वो भी तब जब कंपनी लिक्विडेशन में जाएगी, जब कंपनी वाउंड अप होने के कागार पे पहुंच जाएगी, लिक्विडेट होने लग जाएगी, तभी के केस में वो लोग जितने अमाउंट का उन्होंने गारंटी दिया है ना सिर्फ वो उतने के एक्सटेंट तक के लिए लायबल रहेंगे। हाउएवर इन केस ऑफ, अब एक अनलिमिटेड कंपनी भी होती है, अनलिमिटेड कंपनी भी होती है, द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स इज अनलिमिटेड एज वेल। उस केस में क्या होता है, मेंबर्स की जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है। ठीक है, अच्छा ये हमारा हो गया खत्म कंपनी का तीसरा फीचर भी, लिमिटेड लायबिलिटी का। तो चलो मेरे साथ मिलकर के सब लोग, सब प्यारे प्यारे बच्चे बजाएंगे ताली, चलो बजाओ ताली। ठीक है, चलो आते हैं अपन फोर्थ फीचर पे, जो है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन का फीचर। ठीक है, चलो इसमें ये क्या कहना चाह रहा है, इसमें ये क्या कहना चाह रहा है, a company is an artificial person as it is created by a process other than natural birth। जैसे नेचुरल बर्थ होती है, हाँ उधर मत जाओ, ठीक है, इधर आओ। जैसे नेचुरल बर्थ होती है वैसे नहीं, कंपनी जो है एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इसका जो बर्थ है वो लॉ ने किया है। ठीक है, इट इज लीगल or judicial as it is created by law। It is a person since it is clothed with all the rights of an individual। ठीक है, लेकिन इसमें वो सारे राइट्स हैं जो एक इंडिविजुअल के पास होते हैं। ठीक है, फर्दर द कंपनी बीइंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी, चूंकि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, ये प्रॉपर्टी ओन कर सकती है, इसका बैंक अकाउंट भी हो सकता है। अरे ये सब तो सर अपन वहीं पढ़े थे ना पहले, हाँ ये तो पढ़े थे सर अपन। incur liability and enter into contracts, even members can contract with the company, acquire right against it or incur liability to it, it can sue and be sued। ये किसी को sue भी कर सकती है, sue मतलब लीगली उसके ऊपर एक्शन ले सकती है, लीगली केस फाइल कर सकती है। ठीक है, और इसके ऊपर भी कोई केस फाइल कर सकता है। It can do everything which any natural person can do except be sent to jail। नेचुरल पर्सन को तो आप कारागार में बंद कर सकते हो, उसको जेल में भेज सकते हो अगर उसको पनिशमेंट देना है तो, लेकिन कंपनी के केस में आप, कंपनी के ऊपर सारे राइट्स तो हैं, कंपनी प्रॉपर्टी भी खरीद सकती है, कंपनी के पास बैंक अकाउंट भी हो सकता है, कंपनी किसी पे केस फाइल भी कर सकती है और कोई कंपनी पे केस फाइल भी कर सकता है, लेकिन कंपनी को जेल नहीं भेज सकता, कंपनी को जेल नहीं भेज सकता। फर्दर आप कंपनी को कोई ओथ नहीं दिला सकते। वो जो कहते हैं ना, मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूं कि जो भी कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, वो भी आप नहीं कर सकते। कंपनी शादी ब्याह नहीं कर सकती, कंपनी कोई लर्नेड प्रोफेशन को प्रैक्टिस नहीं कर सकती। हेंस इट इज अ लीगल पर्सन इन इट्स ओन सेंस। कुल मिला के कंपनी का अपना एक अलग जलवा है,
वो एक लीगल पर्सन है, ठीक है। एज द कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, तो आर्टिफिशियल पर्सन है तो कोई ना कोई तो होना चाहिए ना जो कंपनी के बिहाफ में एक्ट करे, फंक्शंस परफॉर्म करे। इट कैन एक्ट ओनली थ्रू सम ह्यूमन एजेंसी, कोई ह्यूमन एजेंसी उसको चाहिए, ठीक है। जैसे कि कंपनी के डायरेक्टर्स हो गए, ठीक है। डायरेक्टर्स कैन नॉट कंट्रोल अफेयर्स ऑफ द कंपनी, डायरेक्टर्स कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, वो तो कंपनी के जो ओनर्स हैं वो ही कंट्रोल करेंगे। एंड एक्ट एज इट्स एजेंसी बट दे आर नॉट द एजेंट्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, डायरेक्टर्स कंपनी के मेंबर्स के एजेंट नहीं है। द डायरेक्टर्स कैन ईदर ऑन देयर ओन, the directors can either on their own or through the common seal of the company can authenticate its formal acts। अब ये कॉमन सील क्या है? कॉमन सील हमारा 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 कंपनी का आखिरी फीचर है, ठीक है, पांचवा फीचर जिस पे हम अभी आएंगे, ऑफ द कंपनी एंड ऑथेंटिकेट इट्स फॉर्मल एक्ट्स। कंपनी के जो भी फॉर्मल एक्ट्स है उनको डायरेक्टर कॉमन सील के थ्रू क्या करेंगे? ऑथेंटिकेट करेंगे। Thus, a company is called an artificial legal person। इसीलिए कंपनी को, कंपनी आर्टिफिशियल भी है और एक लीगल पर्सन है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। तो इसी के साथ हमारा कंपनी का जो चौथा फीचर था आर्टिफिशियल लीगल पर्सन का, वो खत्म होता है। तो बजाओ मेरे साथ मिलकर के सब ताली, ठीक है। चलो अब अपन आते हैं कंपनी के आखिरी फीचर पे, कॉमन सील वाले फीचर पे, ठीक है। चलो सबसे पहले मैं तुमको लिए चलता हूं अपने ब्राउजर में और तुमको दिखाता हूं कंपनी की कॉमन सील कैसी होती है, कंपनी की कॉमन सील कैसी होती है। तो ये देखो कंपनी की कॉमन सील कुछ ऐसी होती है, ऐसे लगते हैं थप्पे, ठीक है, ऐसे लगते हैं थप्पे, ये जैसे तुमको दिख रहा है ना, ऐसे 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 लगेंगे थप्पे, ठीक है, इस मशीन से लगते हैं थप्पे। तो ये होती कंपनी की कॉमन सील, ठीक है। चलो अब आओ मेरे साथ इसमें नोट्स में आ जाओ, ठीक है। अ कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन इज नॉट बिस्टोर्ड विथ अ बॉडी ऑफ अ नेचुरल ह्यूमन बींग्स, उसकी कोई नेचुरल ह्यूमन बींग वाली बॉडी नहीं है। Therefore, it works through the agency of human beings. It works through the agency of human beings। जैसे हमने देखा था कि डायरेक्टर्स उसके एजेंट्स होते हैं। कॉमन सील इज द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ अ कंपनी। जैसे हमारा एक पर्टिकुलर सिग्नेचर होता है ना, जैसे हमारा एक सिग्नेचर होता है, वैसी कंपनी का जो सिग्नेचर है वो है उसका कॉमन सील, ठीक है। वैसे ही कंपनी का फीचर है उसका कॉमन सील, विच इज, कोई कह रहा है अब मेरे को सिग्नेचर पता चल गया, अब मैं भैया के खाते से पैसे निकाल लूंगा, नहीं नहीं, ये मेरा ऑफिशियल सिग्नेचर नहीं है, ठीक है। बड़े चालाक हो तुम लोग, बहुत बदमाश हो, है नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। विच इज एफिक्स्ड बाय द ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी ऑन इट्स एवरी डॉक्यूमेंट। द कॉमन सील इज अ सील यूज्ड बाय अ कॉर्पोरेशन एज द सिंबल ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन, ठीक है, कि ये इनकॉर्पोरेट हो चुकी है तो ये एज अ सील एक्ट करता है, ठीक है। द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015, ठीक है, हैज मेड द कॉमन सील ऑप्शनल। कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से अपन पढ़ रहे हैं। एक आया था कंपनीज एक्ट में अमेंडमेंट, कब आया था? ये आया था सर 2015 में, इसलिए यहां पे तुमको जो ब्रैकेट में दिख रहा है ना, ये अमेंडमेंट, कंपनीज एक्ट में आया था अमेंडमेंट। उसने क्या किया? उसने कॉमन सील को बना दिया ऑप्शनल, ठीक है, उसने बना दिया कॉमन सील को ऑप्शनल बाय ओमिटिंग द वर्ड्स एंड अ कॉमन सील फ्रॉम सेक्शन 9 so as to provide an alternative mode of authorization for companies who opt not to have a common seal। जो कंपनीज अपना खुद का सिग्नेचर नहीं रखना चाहती, जो कंपनीज अपना कॉमन सील नहीं रखना चाहती, उन लोगों को एक ऑप्शन प्रोवाइड कर दिया, एक अल्टरनेटिव प्रोवाइड कर दिया कि तुम कोई दूसरा अल्टरनेटिव रख सकते हो। और वो क्या? रेशनल फॉर दिस अमेंडमेंट इज दैट कॉमन सील इज सीन एज अ रेलिक ऑफ मेडिवल टाइम्स, ताकि कॉमन सील जो है ना, जैसे राजा महाराजा लोग थप्पा लगाते थे अपने राजपत्र पे, थप्पा लगाते थे, तो उसको उस
नजरिए से देखा जाने लगा कि ये उसी मेडिवल टाइम्स की बात चल रही है, ठीक है। लेकिन अब तो हम हो गए मॉडर्नाइज। तो इवन इवन इन द यूके कॉमन सील हैज बीन मेड ऑप्शनल सिंस 2006। तो यूके में भी कॉमन सील जो है ऑप्शनल हो गया था। तो हमने हमने क्या किया, हमने किया कॉपी एंड पेस्ट, ठीक है। This amendment provides that the documents which need to be authenticated by a common seal will be required to be so done only if the company opts to have a common seal. अगर कंपनी ऑप्ट करती है कि उसको कॉमन सील रखना है तो उसको अपने डॉक्यूमेंट्स को कॉमन सील से ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। in case a company does not have a common seal, जिस केस में कंपनी के पास कॉमन सील नहीं है तो उस केस में क्या होगा, द ऑथराइजेशन शैल बी मेड बाय 2 डायरेक्टर्स, 2 डायरेक्टर्स ऑथराइज करेंगे, ठीक है। अगर कंपनी के पास, तो अब इधर थोड़ा सा तुम मेरे साथ देख लो कि अगर कंपनी के पास कॉमन सील नहीं है, अगर कंपनी के पास कॉमन सील नहीं है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में 2 डायरेक्टर्स, कंपनी के 2 डायरेक्टर्स ऑथराइज करेंगे। और यहां पे आ गया, ठीक है। अगर वो भी नहीं तो कौन, बाय अ डायरेक्टर एंड द कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है। कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी होते हैं, ठीक है। तो या तो 2 डायरेक्टर्स या फिर 1 डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है। कंपनी सेक्रेटरी CS wherever the company has appointed a company secretary, जहां पे कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंटेड है तो उस केस में 1 डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी, बाकी जगह में 2 डायरेक्टर्स। और कंपनी के पास यदि कॉमन सील है तो कॉमन सील से ही ऑथेंटिकेट होगा। तो इसी के साथ साथ अपना जो आखिरी फीचर है कॉमन सील का वो भी खत्म होता है। तो सब मिलके एकदम जोश से मेरे साथ बजाओ ताली, एकदम मन से बजाओ ताली कि हमने कंपनीज एक्ट के फीचर को खत्म कर लिया। भैया ये बार बार आप हर एक फीचर के बाद हमसे तालियां क्यों बजवा रहे हो, हमसे तालियां। देखो मैं कोई भी चीज करवाता हूं ना तो बिना मतलब के नहीं करवाता हूं। अब तुमको मतलब पता चलेगा जो तुमने इतनी सारी तालियां पीटी उसका क्या मतलब था। तो देखो कंपनीज के फीचर्स में मैंने तुमसे तालियां पिटवाई तो उसका मेरा एक बहुत बढ़िया सा लॉजिक था। क्या, अब पहले तुम इधर आओ, यहां से शुरू करते हैं। ये तुम्हारा कॉमन सील, इसको मैंने बोल दिया ये C। ये था तुम्हारा लिमिटेड लायबिलिटी, इसको मैंने बोल दिया L। ये था तुम्हारा आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, इसको मैंने बोल दिया A। और ये तुम्हारा परपेचुअल सक्सेशन, इसको मैंने बोल दिया P। और ये था तुम्हारा सेपरेट लीगल एंटिटी, इसको मैंने बोल दिया S। तो इसके साथ तुम्हारा जो मेमोरी टेक्निक बनता है वो बनता है क्लैप्स, ठीक है। इसीलिए मैंने तुमसे इतनी सारी तालियां पिटवाई, ठीक है। तो क्लैप से तुमको ध्यान रहेगा कि कंपनीज के 5 फीचर्स क्या थे, ठीक है। तो इसी के साथ साथ हमारा आज का लेक्चर होता है समाप्त, ठीक है। फिर से मिलेंगे हम बहुत जल्द। बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। और आप लोग कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन। इस पे मैं कुछ जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं आपको शेयर करता रहूंगा और कुछ भी अपडेट्स यदि रहेंगी तो उसमें शेयर करता रहूंगा। आखिर में मैं तुमको कोई चीज दिखाना चाहता हूं, ठीक है। तुमको कोई चीज दिखाना चाहता हूं। ये तुम्हारे भैया का एक पोस्ट हुआ था वायरल बहुत टाइम पहले, ठीक है। सीए लोगो फील आ रही है कुछ? हाँ बिल्कुल आनी चाहिए। अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। तो ये जो सीए का कोर्स है ना, ये इम्पॉसिबल नहीं है, ये कहता है आई एम पॉसिबल, ठीक है। बस मजे से पढ़ते रहो क्योंकि मजे से पढ़ेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।